नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। शहर के वार्ड नंबर 10 में एक व्यक्ति ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने भाई की हत्या। आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। डबल मनी मामले में अब एजेंटों पर कसेगा पुलिस प्रशासन का शिकंजा, शुरू होगी कार्रवाई। प्रेम प्रसंग की वजह से युवक और युवती ने कुएं में कूदकर दी जान, एक साथ मिले दोनों के शव। नागरिक निकाय पर चुनाव आयोग का बड़ा आदेश, प्रत्याशियों के लिए जरूरी हुआ जाति प्रमाण पत्र। दो अलग अलग घटनाओं में ट्रैक्टर की चपेट में आने से बैंक मैनेजर सहित एक अन्य व्यक्ति की हुई मौत। कलेक्टर एसपी ने किया जेल का औचक निरीक्षण, पंचायत चुनाव को बताया निरीक्षण की वजह। रामपाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम नवेगांव 3 में ट्रैक्टर की ठोकर से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक युवक सोहन 18 40 वर्ष, ग्राम नवेगांव 3 टोला निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोहनलाल अपने परिवार के साथ खेती किसानी करता था। 6 जून को 4 बजे करीब सोहनलाल मोटरसाइकिल में बिटोड़ी बाजार सब्जी खरीदने के लिए गया था। शाम को घर आते समय नवेगांव चौक में ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। ट्रैक्टर की ठोकर से सोहन गंभीर रूप से घायल हो गया था, वहीं रोड किनारे पड़ा था। खबर मिलते ही परिवार के लोग पहुंचे और घायल सोहन को जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया, जहां उपचार के दौरान सोहनलाल की मौत हो गई। लालबरा मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर दूर पर स्थित ग्राम पंचायत बैया टुकुर निवासी 19 वर्षीय शैलेंद्र ध्रुवे मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिक उपचार कर उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शैलेंद्र ध्रुवे अपने दोस्तों के साथ 6 जून की रात में खैरगोंदी शादी में गया था। 7 जून की सुबह परिजनों को जानकारी मिली कि उनका लड़का खुरसुड़ी में घायल अवस्था में है, जिसके बाद तत्काल ही शैलेंद्र ध्रुवे को लालबरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति को देखते हुए शैलेंद्र ध्रुवे को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। इस सड़क दुर्घटना में शैलेंद्र को सर्व शरीर में अंदरूनी चोटें आई है। जिले के सबसे अग्रणीय शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में फर्जी पत्र जारी करने के दौरान हुआ विवाद अब भी कॉलेज में जारी है। अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के द्वारा प्राचार्य के समक्ष छात्र के साथ हुई मारपीट किए जाने का मामला जोर पकड़ रहा है। मंगलवार को एनएसयूआई संगठन से जुड़े पीजी कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज परिसर में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया। दोपहर के समय एनएसयूआई के छात्र पीजी कॉलेज पहुंचे और कॉलेज परिसर में सांकेतिक विरोध प्रकट किया तथा उसके बाद प्राचार्य गोविंद सिरसाटे से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपते हुए छात्र के साथ मारपीट करने वाले एबीवीपी के कार्यकर्ता के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग की। एनएसयूआई संगठन पीजी कॉलेज यूनिट के पदाधिकारी शुभम गुप्ता ने बताया कि पीजी कॉलेज बालाघाट में प्राचार्य के समक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र के द्वारा पत्र वायरल करने वाले छात्र के साथ जो मारपीट की गई वह बहुत ही गंभीर विषय है। अभी जो 2 दिनों पूर्व कॉलेज में महाविद्यालय जिले के सबसे अग्रणी महाविद्यालय पीजी कॉलेज बालाघाट में प्राचार्य के समक्ष जो है कुछ एबीवीपी के छात्रों के द्वारा एक छात्र के साथ जो मारपीट की गई है, जो बहुत ही गंभीर विषय है और ऐसी जो गुंडागर्दी जो है कॉलेज के अंदर नहीं चलना चाहिए। तो इसी मुद्दे को लेकर जो है हम लोगों ने आज यह मांग की है कि जो भी वो लोग थे, जो भी एबीवीपी के वो लोग थे, उन पर जो है कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई की जाए। और जो पहले जो विषय चल रहा था, जो नोटिस वाला विषय था, जिस पर छात्रों से पैसे की मांग की गई थी, 200 रुपये देने की मांग, उस पर भी जो है वो सख्त से सख्त जो है प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाए और इसी के साथ उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की जाए, ताकि कॉलेज के अंदर जो है दोबारा ऐसी कोई घटना जो है ना घट सके और ऐसी दमनगिरी कोई ना कर सके। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर प्रदेश सरकार के द्वारा सीएम राइज स्कूल का संचालन किया जा रहा है। सीएम राइज स्कूल इसी सत्र से प्रारंभ किए जा रहे हैं और 13 जून से यहां स्कूल प्रारंभ कर दिए जाएंगे।
सीएम राइज स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए लोगों की होड़ लग गई है। सभी चाहते हैं कि उनके बच्चों का एडमिशन सीएम राइज स्कूल में हो। इसके लिए उन्होंने बड़ी संख्या में एडमिशन फॉर्म भी स्कूल में जमा कर दिए गए हैं। सीएम राइज स्कूल में नर्सरी से लेकर कक्षा पहली तक सभी चारों कक्षाओं में 40-40 सीटें रखी गई है। इन चारों कक्षाओं में 1.5 सैकड़ा से अधिक एडमिशन फॉर्म आने के कारण लॉट सिस्टम से बच्चों का चयन करने का निर्धारित किया गया था और यह प्रक्रिया 7 जून को किया जाना था, लेकिन इसे अपरिहार्य कारणों के प्रवेश प्रक्रिया को 10 जून तक स्थगित कर दिया गया है। आपको बताया कि जिस तरह से लोगों के द्वारा अपने बच्चों के एडमिशन के लिए फॉर्म सीएम राइज स्कूल में जमा कराया गया है, सभी के द्वारा यही प्रयास किया जा रहा है कि उनके बच्चे का एडमिशन सीएम राइज स्कूल में हो। यही कारण है कि सीएम राइज स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए अधिकांश बच्चे प्राइवेट स्कूलों के हैं, जो शहर के नामी प्राइवेट स्कूलों में अध्ययन कर रहे थे। इसके बावजूद भी उनके अभिभावकों के द्वारा उन स्कूलों से बच्चों को निकालकर अपने बच्चों का एडमिशन सीएम राइज स्कूल में कराया जा रहा है। लॉटरी सिस्टम से बच्चों का चयन मंगलवार को दोपहर 12 बजे से रानी दुर्गावती स्कूल में किया जाना निर्धारित किया गया था, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग वीरांगना रानी दुर्गावती स्कूल पहुंचे, लेकिन यह प्रवेश प्रक्रिया स्थगित होने की जानकारी लगते ही उन्हें मायूस होकर भरी दोपहरी में निराश होकर लौटना पड़ा। मोबाइल पर चर्चा करने पर सीएम राइज स्कूल के प्रभारी डॉक्टर युवराज रांगडाले ने बताया कि सीएम राइज स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया को 10 जून तक के लिए रोका गया है। प्रवेश के संबंध में और कुछ निर्देश भोपाल स्तर से भेजा जा रहा है, जिसके चलते अभी प्रवेश प्रक्रिया को रोक दिया गया है। जैसे ही वरिष्ठ स्तर से निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। लांजी किरणापुर क्षेत्र में पिछले कुछ सालों से चल रहे डबल मनी मामले में जहां एक और कोर्ट ने मामले से जुड़े गिरफ्तार आरोपियों की जमानत याचिका रद्द करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 13 जून निर्धारित की है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में फरार चल रहे आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं इस मामले में अब तक जिला व पुलिस प्रशासन का कोई नया अपडेट सामने नहीं आया, जिस पर चर्चा करते हुए पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने अब इस मामले से जुड़े एजेंटों पर शिकंजा कसने की बात कह रहे हैं। वहीं पुलिस के द्वारा चुनाव का बहिष्कार करने वाले ग्रामीणों को निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने और अपने मताधिकार का उपयोग करने की भी समझाइश दी गई। मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि डबल मनी वाले मामले में फरार आरोपियों की तलाश जारी है। करीब 9 लोगों के उन पर फर्जीवाड़ा करने की शिकायत दर्ज कराई गई है, जिनकी जमा राशि वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गांव-गांव में उनके एजेंट सक्रिय होने के जवाब में उन्होंने बताया कि यदि आरोपियों के एजेंट अभी सक्रिय होकर काम कर रहे होंगे तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। डबल मनी में कार्रवाई आपको डेली पता चल ही रही है, मेरे से ज़्यादा आप लोग अपडेटेड हैं। और जो फरार आरोपी हैं उनकी तलाश भी हम लोग कर रहे हैं। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह कटिबद्ध है कि जो लोग भी हमारे सामने अभी तक आए हैं नियमानुसार उनका पैसा दिलाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और भी शिकायतकर्ता हमारे समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। तो प्रयास ये करेंगे कि सभी को प्राथमिकता के आधार पर उनकी जमा पूंजी दिलाई जाए। कितने लोगों के पैसे लौटा दिए गए? अभी प्रक्रिया शुरू हुई है, तो अभी हमारे पास लगभग 7 से 8 आवेदन आए। सर, ऐसा भी सुनाई दे रहा है कि गाँव में एजेंट अब भी सक्रिय है जो ये काम कर रहे हैं। अगर यदि ऐसा कर रहे हैं तो आप जानकारी हमें दें। जैसा मैंने बताया कि जिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है उसमें एजेंट के ऊपर भी 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। सर, इस मामले में जो है कि गोलेगांव समेत अन्य गांव के लोग निर्वाचन में भी शामिल नहीं हो रहे, इस मामले पर नाराजगी दिखाकर, तो कैसे उनका आगे स्वाधिकार है, उनका खुद की स्वतंत्र अधिकार है लोकतंत्र में और वो इसके लिए स्वतंत्र है। हमने अपनी तरफ से प्रयास भी किया, आगे प्रयास करेंगे कि इसमें सभी लोग सहयोग करें। आगामी समय में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और कैदी की सुरक्षा और उन्हें दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं को लेकर मंगलवार को कलेक्टर गिरीश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ सहित अन्य अधिकारियों ने भारी दल बल के साथ जिला जेल का निरीक्षण किया है। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जेल के भीतर औचक निरीक्षण किया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर जेल पहुंचे कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारियों और भारी मात्रा में तैनात पुलिस बल को देखते हुए जेल के बाहर लोगों का हुजूम लग गया। कुछ ही देर में तरह तरह की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। कुछ लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे कि जेल के भीतर कुछ बड़ा विवाद हो गया होगा, इसलिए प्रशासनिक अधिकारी जेल पहुंचे हैं। तो कोई कह रहा था कि डबल मनी वाले मामले में आरोपियों से मिलने के लिए अधिकारी आए हैं, तो कोई इस बात की आशंका जता रहा था कि जिला जेल में कोई लांजी किरणापुर क्षेत्र के कुछ लोगों के द्वारा चुनाव के बहिष्कार को लेकर डबल मनी मामले में जेल में बंद आरोपियों से बात करने की आशंका व्यक्त कर रहे थे। हालांकि जेल के बाहर लगी भीड़ में से कोई भी व्यक्ति इस बात का अंदाजा नहीं लगा सका कि आखिर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स से लेकर प्रशासनिक अधिकारी जिला जेल क्यों पहुंचे। इस मामले में स्वयं पुलिस अधीक्षक ने विस्तार से जानकारी दी। नहीं, ऐसा किसी विशेष कैदी से मिलने का पर्पस नहीं था। यहाँ पे हमने जितने भी बैरक्स हैं, 9 बैरक्स हैं, सभी बैरक्स को हमने चेक किया। सभी कैदियों से जनरली बात की, खाने का खाना कैसा है और
किस तरह की सुविधाएं उनको मिल रही है। तो एक सामान्य रूप से ये जेल विजिट था, जो कि मैंडेटरी भी है। जेल मैनुअल के अनुसार कलेक्टर एसपी को ज्वाइंट निरीक्षण करना है, तो उसके तारतम्य में किया है। त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन 2022 के लिए मतदान दलों का प्रशिक्षण जिले में प्रारंभ हो चुका है। 7 जून को आयोजित मतदान दलों के प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के लिए नियुक्त 11 शासकीय सेवकों के प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न इस लापरवाही के लिए उनका 1 दिन का वेतन काटा जाए। इन शासकीय सेवकों को 7 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी और उनका 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। आपको बता दें कि इसके पूर्व भी प्रशिक्षण में अनुपस्थित शासकीय सेवकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। लगातार शासकीय सेवकों के द्वारा चुनाव फॉर्म में लापरवाही की वजह से जिला प्रशासन निर्वाचन अधिकारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खैरी विस्फोट कांड को 5 वर्ष बीत चुके हैं। उस घटना में 26 लोगों की मृत्यु हुई थी। सब कुछ वैसे ही चल रहा है, बस कमी उन लोगों की है। पीड़ित परिवार को अब भी है। खैरी कांड में मृत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का यह कार्यक्रम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्राम पंचायत खैरी में आयोजित किया गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व जो हृदय विदारक घटना हुई थी, यह सिर्फ बालाघाट जिले के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी घटना थी। मृतकों का परिवार ही जानता है कि उस घटना के कारण उन्होंने क्या खोया है। सभी लोग हमारे क्षेत्र के हैं, हम इनकी पीड़ा को समझते हैं, इसलिए इनके साथ हर समय खड़े हैं। आपको बताया कि इस घटना के बाद शासन प्रशासन के मंत्री से लेकर अधिकारी तक सभी लोग पीड़ित परिवार के साथ मिलने पहुंचे थे। कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनके परिवार को गोद लेने की तथा कुछ लोगों ने परिवार में लोगों को नौकरी पर लगाए जाने की बात भी कही गई थी, लेकिन वह वादे पूरे नहीं होने से पीड़ित परिवार के लोगों में अब भी निराशा है। यही बात सही है कि सभी परिवारों को शासन की तरफ से मिलने वाली सहायता राशि मिल चुकी है, लेकिन उसे पीड़ित परिवार के द्वारा नाकाफी बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार के लोगों के द्वारा यही कहा जा रहा है कि उस दौरान जो वादे किए गए थे उसे निभाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लगता है कि जनप्रतिनिधि वादा करके भूल गए। मेरी लड़की है वो ललिता बाइस्टर। अच्छा, प्रशासन ने जिस प्रकार से बड़े बड़े वादे किए थे, क्या उसको इन 5 साल में पूरा किया? नहीं। कभी प्रशासन आपके घर तक आया आपको नहीं। देखने कि क्या सुध हैं, कैसे हैं, नहीं ऐसा है? कुछ नहीं। जो शासन ने पैसा दी वही पैसा मिला हम लोगों को। उसके दोबारा कोई आए नहीं, कोई पूछे नहीं। एक लड़की को नौकरी देने बोले थे वो भी नहीं दिए। एक लड़की को निःशुल्क पढ़ाने के लिए बोले थे वो भी नहीं दिए। हमने खुद अपने पैसे से पढ़ाए। वो लड़की की दुर्घटना भी हो गई, पढ़ने के बाद भी दुर्घटना हो गई, लड़की रही नहीं। मगर उसके बावजूद में हम लोगों को कोई 1 रुपया नहीं मिला। कोई शासन ने हमको पूछा तक के नहीं कि आप कैसे हो और कैसा आपका परिवार चल रहा है। नौकरी के लिए बोल रहे थे पर नहीं करी। लड़की की शादी में 1 लाख रुपये देंगे बोल रहे थे, पर नहीं दिए 1 रुपया, और मिला भी नहीं कुछ भी। और आपके घर तक कोई आया कभी? नहीं, कोई नहीं आया, आज तक आए थे नहीं कि आप कैसे हैं या इतनी बड़ी घटना हुई? कोई नहीं। तो क्या लगता है प्रशासन ने शुरू में वादा ही किया था आप लोग? वादा कहे थे पर कोई लोग आए थे नहीं ना। वादा करने के बाद कोई नहीं आया। पर अभी एक नोटिस आई है, तो अब कार्रवाई कौन करता है ये मालूम नहीं है, पर नोटिस आ रही 2 बार हो गया। क्या चनाब जी के नाम से, गणेश चनाब के नाम से गोद वोद का नहीं बोले जी। बोले शादी के लिए पैसे देंगे 1 लाख रुपए, वो नहीं दिए। और लड़के के लिए बोल रहे थे कुछ करवा देंगे, तो लड़के के लिए भी कुछ नहीं बोला। शासन कोई आया था नहीं तो क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के द्वारा एक टीवी चैनल के डिबेट शो में पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के बाद देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं मुस्लिम देशों के अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते भाजपा ने नुपुर शर्मा को प्रवक्ता पद से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। पैगंबर साहब पर की गई इस टिप्पणी को लेकर मुस्लिम समाज में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। मुस्लिम बंधुओं के द्वारा लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने और धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में मुस्लिम महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मंगलवार को अपना आक्रोश जताया, जिसमें उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार के नाम सौंपे गए इस ज्ञापन में आरोपी की तुरंत ही गिरफ्तारी करने, उस पर वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग की। जहां मांग पूरी न होने पर उन्होंने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दी। बीजेपी की कार्यकर्ता नुपुर शर्मा के तहत हम लोग यहाँ पे आए थे उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने के लिए, ताकि उसमें कार्रवाई हो सके।
क्या किया है नुपुर शर्मा ने? नुपुर शर्मा ने हमारे प्यारे आका के खिलाफ उनकी शान में और अम्मा आयशा की शान में गुस्ताखी की है। डिबेट में लाइव बैठ के बोली है उसने, जिसके तहत अभी तक उसका कोई भी उसका अरेस्ट वारंट नहीं निकला, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये क्यों नहीं हो रहा है? दुनिया ना कि सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि देश भर के मुसलमानों की भावनाओं को आहत की है उसने। तो हमारे प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से अपील है कि उसको संविधान के तहत, कानून के तहत कानूनी जुर्म की है उसके तहत उसको कड़ी से कड़ी सजा हो। सर हम चाहते हैं, हम लोग यहाँ कलेक्टर साहब के पास इसीलिए आए कि हमको यहाँ पर परमिशन दी जाए कि जैसे नुपुर शर्मा और नवीन कुमार इन्होंने जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो टिप्पणी की है तो इसके खिलाफ इनकी कार्रवाई की जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। पूरे देश में इसका प्रोटेस्ट चल रहा है, पूरे तो देश में चल रहा है सर। तो ये बताइए कि जैसे कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो मुस्लिम महिलाएं क्या कदम उठाएंगी इनके खिलाफ? तो सर हम प्रोटेस्ट करेंगे सर इसके, जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई ना की ना जाए तब तक हम प्रोटेस्ट करेंगे। मंगलवार की रात करीब 8:30 बजे जनपद पंचायत बालाघाट में उस वक्त हंगामा मच गया जब समनापुर ग्राम पंचायत से सरपंच पद के लिए फॉर्म भरने वाली एक महिला उम्मीदवार का फॉर्म स्क्रूटनी के दौरान रद्द कर दिया गया। दावे आपत्ति के दौरान रद्द किए नामांकन फॉर्म की सूचना मिलते ही चुनाव में सरपंच पद के लिए फॉर्म भरने वाली महिला उम्मीदवार और उनके समर्थक नाराज हो गए, जिन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव में आकर काम करने का आरोप लगाते हुए उनके दावेदारी रद्द किए जाने की बात कही। आज हमारा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया और वो भी हमको बुलाया गया 10:30 बजे, लेकिन हमारी समीक्षा की है उनने 1:30 बजे, और 1:30 बजे के बाद में हमको बुलाया गया कि भाई आपके आवेदन, आपके फॉर्म पर आपत्ति लगी है। तो हमने कहा आपत्ति लगी है तो उसका जवाब हम बना करके दे देते हैं, हमारे पास स्टे ऑर्डर वगैरह सारी चीज, लेकिन उस समय नहीं बताया गया कि किस चीज की आपत्ति लगी है। अब 5 बजे हमको बताया जाता है कि आपके ऊपर शौचालय के बकाया राशि की आपत्ति लगी है। हमने वकील साहब के पास जाकर के अपना जवाब बना करके लाया, वो जवाब के चक्कर में हमको 8 बजे तक यहाँ पर रखा गया और 8 बजे हमारी फाइल निकाली गई और बोलते हैं कि आपका फॉर्म निरस्त किया जाता है। निरस्त का कारण भी नहीं बताया जा रहा है हमको। उधर मामले को लेकर की गई औपचारिक चर्चा के दौरान एसडीएम संदीप सिंह ने बताया कि नियमों के तहत ही उम्मीदवारों के नामांकन रद्द किए जा रहे हैं। जब आवेदनों की स्क्रूटनी का कार्य पूर्ण हो जाएगा और जितने आवेदन रद्द किए जाएंगे उन आवेदनों पर सुनवाई के लिए नियम के अनुसार उम्मीदवार को एक मौका दिया जाएगा। मंगलवार को कटंगी तहसील के चाकाहेटी के अर्जुन टोला में तालाब के पास बने एक कुएं में एक युवक युवती की लाश बरामद की गई। जानकारी के अनुसार दोनों आपस में प्रेम करते थे, किंतु अलग अलग धर्म से संबंध होने की वजह से समाज के डर के कारण दोनों ने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाया। यह पूरा मामला तिरोड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चाकाहेटी के अर्जुन टोला का है। अर्जुन टोला की 19 वर्षीय युवती शमसुन निशा शेख और 20 वर्षीय कृष्णा उजबगले एक दूसरे से प्रेम करते थे, किंतु अपने प्रेम को परिवार के साथ जाहिर नहीं कर पाए और प्रेम के दौरान साथ जीने मरने की कसम खाने वाले इन प्रेमियों ने एक साथ कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि यह पूरा घटनाक्रम मंगलवार की सुबह करीब 4 बजे के आसपास का है। पुलिस को जब इस बात की सूचना मिली कि तो वो मौके पर पहुंची, जिन्होंने युवक और युवती का शव बरामद किया और पंचनामा कार्रवाई के बाद कटंगी अस्पताल में मृतकों का पीएम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। बालाघाट के ग्रामीण थाना के अंतर्गत गोंदिया रोड कन्नड़ गांव के पास कार ने मोटरसाइकिल को मार दी ठोस। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल में सवार 4 वर्ष के बालक और उसके माता पिता गंभीर रूप से हो गए घायल। यह दुर्घटना 7 जून की शाम करीब 6 बजे हुई। तीनों घायल, जिनमें राजकुमार पिता थालूराम तिलासी 35 वर्ष, ग्राम घोटी नंदोरा थाना लांजी, उनकी पत्नी भूमेश्वरी तिलासी 34 वर्ष, बेटा उमंग तिलासी 4 वर्ष को जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद नगर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंध विद्यालय की कक्षा 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षा 2022 की समय सारणी में आंशिक संशोधन किया गया है। कक्षा 12वीं के सभी विषयों की पूरक परीक्षाएं सोमवार 20 जून और 10वीं की मंगलवार को 21 जून से शुरू होकर 1 जुलाई तक चलेगी। साथ ही हायर सेकेंडरी व्यावसायिक द्वितीय अवसर पूरक परीक्षा मंगलवार को 21 जून से 30 जून तक होगी। परीक्षाएं सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच निर्धारित परीक्षा केंद्रों में संपन्न होगी। संशोधित पूरक परीक्षा कार्यक्रम मंडल की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी कार्यक्रम और तिथियों को दृष्टिगत रखते हुए पूरक परीक्षा के कार्यक्रमों में आंशिक संशोधन किया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आयोजित हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा 2022 की अंक सूचियां जिले स्तर पर सभी समन्वय संस्थाओं को सौंपी जा चुकी है। सभी संस्था प्राचार्य अपने अपने संस्थान की अंक सूचियां निर्धारित समन्वय संस्थान से प्राप्त छात्रों को वितरित करेंगे। नगरीय निकाय के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर निर्वाचन लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को नाम निर्देशन पत्र के साथ ही सक्षम प्राधिकारी के द्वारा विहित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद का दावेदार है तो उसे नाम निर्देशन में संगत स्थान पर अपनी जाति या वर्ग का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा। नाम निर्देशन पत्र में केवल अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य लिख देना या प्रारूप में मुद्रित इन शब्दों को सामने सही का निशान लगा देना पर्याप्त नहीं है। अभ्यर्थी को जाति अथवा वर्ग का उल्लेख करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने आरक्षित पद से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से अपेक्षा की है कि वे नाम निर्देशन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जाति विहित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है, आरक्षित पद से निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी यदि सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं करता है तो उसका नाम निर्देशन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।